नाउ वी आर स्टार्टिंग द रिमेनिंग 4.2 एक्सरसाइज। उसके पहले देखिए 6 क्वेश्चन में माइनस ए और माइनस बी सी को मल्टीप्लाई करने से हमें प्लस ए बी सी मिल रहा था। तो ए बी सी को जब हमने ऐड किया तो वो 2 ABC मिल गया, और वो जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2A³ B³ C³ बन गया। तो इसको आप थोड़ा सा ऑल्टर कर लीजिएगा पहले के अकॉर्डिंग। पहले मैंने इसमें साइन की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उस वजह से इसका आंसर 0 आ रहा था, तो वो आप थोड़ा सा ऑल्टर कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है, आपसे कहा है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। वही इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। पहले r1 के प्लेस पर r1 माइनस r2, r2 के प्लेस पे r2 माइनस r3 हमने कर दिया। ये करने के बाद हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों के अंदर हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया फर्स्ट रो में से सेकंड रो में से, तो 2 इंटू 2 हमारा कॉमन आ गया, और फिर हमारे पास में ये डिटर्मिनेंट रह गई। राइट साइड 0 है, तो जो कॉमन लिया हुआ था वो हमारा 0 में चला गया। अब हमने नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया, R2 के प्लेस पर R2 माइनस 2R1। वो करने के बाद में आपको ये डिटर्मिनेंट मिल गई। फिर हमने फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसे एक्सपैंड किया, तो 1 इंटू फर्स्ट इस कॉलम को हमने इसकी रो और कॉलम को कवर किया, तो हमारे पास में 3, 12, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64 रह गया। उसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। फिर माइनस 0 इंटू कुछ भी होगा तो हमें 0 ही मिलेगा। और थर्ड एलिमेंट है x माइनस 8 इंटू 36 माइनस 18 हमें मिल गया इक्वल टू 0। हमने इसे पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में हमें फाइनल वैल्यू जो x की मिल गई, दैट इज x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब आपको 8 क्वेश्चन में दे रखा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग आपको प्रूव करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल और इसके इक्वल हो जाएगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसमें पूरी फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया है। तो देखिए आपको ABC XYZ PQR दे रखा है। हम इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी डिटर्मिनेंट की कि अगर कोई भी रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने पहले R1 और R2 को एक्सचेंज किया, यानी R1 की जगह पर R2 और R2 की जगह पर R1 रखा। जब हम ये करेंगे तो हमें क्या शो करना होगा, बीच में डबल साइडेड एरो लगाना होगा। इसका मतलब हमने दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज किया है। तो अब जब हमने एक्सचेंज किया तो बार माइनस साइन लगा दिया और एक्सचेंज कर लिया। उससे नेक्स्ट हमने R2 और R3 को एक्सचेंज किया, तो फिर एक माइनस साइन आएगा, तो वो पहले वाला माइनस और ये माइनस मिला के प्लस आ जाएगा। तो इससे हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था वो सॉल्व हो गया, वो प्रूव हो गया। इसी तरह से सेकंड पोर्शन के लिए हमने क्या किया, पहले हमने रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया। तो डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी है कि रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं आता है। तो कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद में हमने C1 और C2 को एक्सचेंज किया, यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो हमारा माइनस साइन बाहर आ गया। ये आने के बाद में हमने R1 और R2 को एक्सचेंज किया, फिर एक माइनस साइन, तो माइनस और माइनस मिला के बन गया हमारा प्लस साइन। तो ये हमारी वैल्यू आ गई सेकंड वाली। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 8th क्वेश्चन का। अब देखिए 9th क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखी है अगेन, और डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करना है एक्सपेंशन के बाद कि आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले एक जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया वो लिया R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से आपको फर्स्ट रो के अंदर A प्लस B प्लस C कॉमन मिल रहा है, उसको हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद में हमारी जो डिटर्मिनेंट बची उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2 और C2 के प्लेस पर C2 माइनस 2 C3 हो गया। तो हमें फर्स्ट रो के अंदर 2 0 मिल गए, एक 1 मिल गया। तो फिर हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया किसके अलोंग, R1 के अलोंग, क्योंकि R1 में 2 जीरोज हैं, तो 2 0 हैं तो 0 इंटू एनीथिंग आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाइनली A प्लस बी प्लस सी, जो कि आपका कॉमन आ चुका है।
और फिर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये हमारा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। आप देख सकते हैं इस आइडेंटिटी को आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये वही आइडेंटिटी हमारी यूज होगी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में वही आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। तो स्क्वायर दे रखा है आपको तीनों एलिमेंट का। तो हम स्क्वायर जो है उसकी वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं। 1 4 9 4 9 16 9 16 25। अब हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। अगर आप नहीं लगाना चाहें तो वैसे भी एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन यही है कि अगर आप डायरेक्टली एक्सपैंड करेंगे तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी रहेगी। तो हम इजी कैलकुलेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो C2 के प्लेस पर C2 माइनस 4C1 और C3 के प्लेस पर C3 माइनस 9C1 करा। तो इससे हमें फर्स्ट रो में 2 जीरोज मिल गए। 2 जीरोज मिल गए तो आपको सिर्फ एक एलिमेंट से ही एक्सपैंड करना होगा। तो ये हमें वैल्यू मिल गई इसकी फाइनली -8। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब 11th जो क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमने इसकी जो है प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज होती है। एक तो होती है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, एक होती है हमारी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले जहां हमारा ओमेगा क्यूब था वहां हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमने क्या किया, इसके अंदर इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2। देखिए हमारी पहले जो मैट्रिक्स थी वो ये वाली थी, डिटर्मिनेंट थी सॉरी, 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। इसमें हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाया C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2 तो हमें 2 जीरोज मिल गए और बाकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू एज इट इज मिल गई। फिर हमने इसे एक्सपैंड किया C1 के अलोंग, क्योंकि C1 में आपको 2 जीरोज मिल रहे थे। जब हमने इसे एक्सपैंड किया तो आपको वैल्यू मिल गई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। हमने दोनों में से ओमेगा को कॉमन ले लिया तो एक तरफ आपको मिल गया ओमेगा माइनस 1, एक तरफ मिल गया 1 माइनस ओमेगा। 1 माइनस ओमेगा से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो मिल गया ओमेगा माइनस 1। तो हमें फाइनली रिजल्ट मिला माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस साइन बाहर है और ओमेगा माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने ओमेगा माइनस 1 के होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया आइडेंटिटी से। अब हमने ये कहा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इससे अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो मिलेगी माइनस ओमेगा। तो हमने वो माइनस ओमेगा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा बन गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमको मिल गया 2 ओमेगा क्यूब। तो 2 ओमेगा क्यूब, इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2 ओमेगा क्यूब 1 होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने शायद गलती से 3 लिख दिया है। तो इस 3 को आप 2 बना लें, इसको हम कह देंगे 2 ओमेगा क्यूब और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 इंटू 1, यानी 2 इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह से 12th जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक्सपेंशन करना है और इसका रिजल्ट आपको जो दे रखा है वो प्रूव करना है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में से एक एक एलिमेंट में से जब हमने ए बी सी को कॉमन निकाला तो ए प्लस बी प्लस सी रह गया। अब हमने फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन ले लिया, सेकंड से बी कॉमन ले लिया, थर्ड से सी कॉमन ले लिया। तो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट रही, अब हमने उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा लिया C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 माइनस C3। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें जो डिटर्मिनेंट मिली वो ये वाली डिटर्मिनेंट मिल गई। अब हमने R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 डाल दिया, उससे आपको ये डिटर्मिनेंट मिल गई। इसे जब हमने C1 के अलोंग एक्सपैंड किया तो हमें वही वैल्यू मिल गई जो कि हमें प्रूव करनी थी, दैट मीन्स 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए 13 जो क्वेश्चन है ये हमारा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है।
आपको इसमें दे रखा है कि डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है जिसमें स्मॉल a1 b1 c1 वैल्यू है, और आपको कैपिटल a1 b1 c1 बोला है आपको कि को फैक्टर्स हैं सारे एलिमेंट्स के। तो आपको क्या प्रूव करें, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 कैपिटल। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि डेल्टा डैश एक डिटर्मिनेंट मानी जिसके अंदर एलिमेंट्स हमने लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, जिसके अंदर ये सारे जो हैं ये को फैक्टर्स हैं किसके, जो डिटर्मिनेंट में a1 b1 c1 दे रखा है उसके को फैक्टर्स हैं। तो अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसको, डेल्टा और डेल्टा डैश को। जब हमने डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर हम रो इनटू रो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैट्रिक्स में रो इनटू कॉलम होता था, इसमें रो इनटू रो मल्टीप्लाई होगा। तो जब रो इनटू रो मल्टीप्लाई हुआ तो हमें ये रिजल्ट मिल गया इसका, a1 कैपिटल a1 b1 b1 c1 c1, इस तरह से हमने सबका रिजल्ट लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज क्या मिलेगी, कैपिटल a1 b1 c1 हमारे कोफैक्टर्स हैं किसके, स्मॉल a1 b1 और c1 के। तो पहले मैंने सेकंड एलिमेंट की वैल्यू इवेल्युएट कर रही हूँ, तो उसके पहले मैंने सबकी वैल्यू लिख दी। कैपिटल A2 क्या होगा, कैपिटल B2 क्या होगा, कैपिटल C2 क्या होगा। ये कोफैक्टर्स है, आप ध्यान रखें, स्मॉल a2 स्मॉल b2 स्मॉल c2 के कोफैक्टर्स में आप ध्यान रखेंगे कि हमें साइन लेने होते हैं माइनस के साथ में। तो सेकेंड रो में फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसका कोफैक्टर माइनस होता है, सेकेंड वाले का प्लस और थर्ड का वापस माइनस। तो हमने पहले इनकी वैल्यू इवेल्युएट कर ली। अब सेकेंड एलिमेंट क्या था हमारा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। जब हमने इसके अंदर ये वैल्यू सारी डाली तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई 0। अब अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट रो का, तो इसी तरह से हमने जब कोफैक्टर्स की वैल्यू अप्लाई की तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी एग्जैक्टली जो हमारा एक्सपेंशन होता है डेल्टा का वो वैल्यू। तो हम इसमें ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर देखेंगे कि जब a1 के साथ a1 b1 के साथ b1 c1 के साथ c1 आ रहा है तब तो वैल्यू वही आ रही है जो कि हमारी डिटर्मिनेंट की एक्सपैंड करने पे आती है। लेकिन जैसे ही a1 के साथ a2 आ गया या a3 आ गया तो ऐसे में वैल्यू 0 हो रही है। तो हमने इस बिहाफ पर इन दोनों डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लाई का रिजल्ट लिख दिया, डेल्टा डेल्टा डैश, डेल्टा 0 0 0 डेल्टा 0 और 0 0 डेल्टा। अब हमने इसे एक्सपैंड जब किया तो आपको मिल गया डेल्टा डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यूब। वैसे ही एक्सपैंड किया जैसे हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना था। तो इससे आपको डेल्टा डैश की वैल्यू मिल गई डेल्टा स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा डैश। डेल्टा डैश हमने क्या एज्यूम किया था, कोफैक्टर्स की डिटर्मिनेंट यानी कैपिटल a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो ये चीज आपकी प्रूव हो गई कि डेल्टा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 और चैप्टर भी आपका फोर्थ कंप्लीट हो गया है। फ्रॉम वेडनेसडे वी विल स्टार्ट फिफ्थ चैप्टर। ओके, थैंक यू।